नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका क्लास 24 एसएससी एग्जाम में। मैं लाइव हूं और आपको मालूम है कि भैया क्लास लेट नहीं होती ना। एक बारी क्लास लेट हुई है, अदरवाइज मेरी क्लास लेट नहीं होती। 11 मतलब 11 टाइम से टाइम, ठीक है। तो टाइम पे क्लास में आ जाया करिए, लेट मत कीजिए। मैं एक बार आवाज सुन लेता हूं, आज से यार नहीं आ रही। तो टाइम पे क्लास में आ जाया करिए, लेट मत कीजिए। मैं एक बार आवाज सुन लेता हूं, आज से यार नहीं आ रही, है ना। तो टाइम पे क्लास में आ जाया करिए, लेट मत कीजिए। चलो, आवाज भी ठीक है, साउंड भी सही आ रहा है और दिखाई भी सब कुछ ठीक ही दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। राजीव लिख रहे हैं सर मेरा ग्रुप डी में ओबीसी क्रीमी डेट था, लेकिन इनमें कार्ड में ये था। एक बार जरा बता देना यार ना। अब यहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, एक बार ना मुझे जरा व्हाट्सअप कर देना आप एक बार, ठीक है। कि क्या है इश्यू मुद्दा, या कि व्हाट्सअप कर देना, फेसबुक में मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूं मैं, और इंस्टाग्राम में संदीप सर जीके के नाम से। एक बार जरा मैसेज करके यहाँ पे क्लास में अगर कमेंट उठाऊंगा ना, फिर समझ जाओ बात, ठीक है। तो आप एक बार मुझे मैसेज कर देना, आज ही कर देना, आज ही रिप्लाई कर दूंगा। राजीव कुमार नाम से मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी को नमस्कार है। और आपको मालूम है कि हमारी जो क्लासेस होती है वो टाइम टेबल सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस हो रही है। मेरी इस समय 3 क्लासेस हो रही है, सुबह 11 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम को 6 बजे। अब हमारी सिस्टमैटिक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, शानदार क्वेश्चन का लेवल हो जाएगा और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट रेडी रहेगा, ठीक है। 11 बजे वाली जो क्लास है, यहां पर मैं हिस्ट्री करवा रहा हूं। इस क्लास में हिस्ट्री करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं अभी मैं बात करूंगा आपसे। 6 बजे वाली क्लास में मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है। पॉलिटी शानदार तरीके से होगा, ए टू जेड पॉलिटी, बेसिक से एडवांस तक पूरी पॉलिटी कराऊंगा शाम को 6 बजे। और 3 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटी छोड़कर जितना एरिया बचेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इवन करंट अफेयर्स, ये सब मैं 3 बजे कराऊंगा। ये 3 क्लासेस है, 11 बजे, 3 बजे और 6 बजे। तीनों क्लासेस देखना है। तीनों क्लासेस अलग अलग सेपरेट चल रही हैं। तीनों क्लासेस में सिस्टमैटिक तरीके से कराऊंगा। मेरा पूरा टारगेट है विद इन 90 डेज के आसपास में, 90 दिन का प्लान है मेरा कि 90 डेज के अंदर मैं पूरी जीके ए टू जेड करवा दूं आपको इन यूट्यूब के क्लासेस के माध्यम से। मैक्सिमम से मैक्सिमम खींचेगा मामला तो 31 दिसंबर तक का, मैक्सिमम 31 दिसंबर के पहले आपका मामला सेट हो जाएगा। मेरी एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। कहां पर होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक और क्लास हो सकता है आज या कल से स्टार्ट हो जाएगी। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सर थ्योरी, जयंती के लिए सर थ्योरी स्टार्ट कीजिए। बेटा थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं थ्योरी और ट्रिक वाली क्लास भी स्टार्ट करूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखना। बहुत जल्दी हम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि मैं अभी इंदौर आ चुका हूं, इंदौर से क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारा स्टूडियो ठीक ठाक हो चुका है, यहां से क्लास कंटिन्यू होगी। कुछ अगर इश्यूज होंगे तो हम डिस्कशन कर लेंगे, धीरे धीरे मामला सेट हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। तो बिल्कुल चेतन वर्मा, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको मालूम है जो 11 बजे क्लास होती है, इस क्लास में मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूं। हिस्ट्री की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और 2 क्लासेस में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूं। हड़प्पा सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में मैं 2 क्लासेस में बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ा चुका हूं। अब मेरा एक चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना। चैलेंज है कि मैंने हड़प्पा वाला वीडियो करा दिया है, 2 वीडियो कराया था। आपकी ड्यूटी यह है कि हड़प्पा का वीडियो देखने के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसआई, कांस्टेबल, ट्रिपल एससी, फूड इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और हड़प्पा से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम है देखो। आपके एग्जाम में मान लीजिए पिछले 10 साल में हड़प्पा सभ्यता से 50 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो मैंने 2 क्लासेस कराई है, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस बात की गारंटी दे रहा हूं। मतलब जो हमने पढ़ाया है वो आया है एग्जाम में और आएगा भी एग्जाम में, ये ट्रस्ट के लिए आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मिस्टर मिसेस तिवारी, आपका कमेंट्स में कई दिन से देख रहा हूं कि सर सल्तनत करवा दीजिए। सल्तनत जल्दी करा देंगे बेटा, समझो बात को, क्योंकि मैं रेगुलर कराना पड़ेगा, मुझे सिस्टमैटिक कराना पड़ेगा। सल्तनत मैंने बीच में रोका हुआ है, यहां से रेगुलर कराएंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं 20 से नहीं करा सकता, अगर 20 से कराऊंगा तो नुकसान हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाने से पहले आप मुझे जरा 1 मिनट का समय दे दीजिए तो मैं कुछ बता देता हूं। देखो, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, मान लीजिए ये है 2022, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है हड़प्पा सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। वैसे एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी एक टॉपिक है जिसका नाम है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल फेज, प्राक-इतिहास से प्रागैतिहासिक काल। बट उसको मैंने अभी जानबूझ के नहीं पढ़ाया क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा, 10-15-20 दिन के बाद। ये टॉपिक एक बचा हुआ है, 1 या 2 क्लास का है, मैं करा दूंगा, बाद में कराऊंगा। जानबूझ के मैंने हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया है।
अब हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। सवाल आता है कि जो वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन है, इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या है? सर पीडीएफ का लिंक, जयंती बेटा रुक जाओ, कितनी समस्या है बच्चा, थोड़ी तो इसमें फोकस करते हैं ना। पीडीएफ सीडीएफ दुनियादारी सब बात कर लेंगे, मैं क्लास के स्टार्टिंग में लास्ट में हमेशा बात करता हूं। अब थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, ईडीएफ पीडीएफ क्लास सल्तनत पल्तनत सब डिस्कशन कर लेंगे बच्चा, प्लीज ना। अभी से फोकस करते हैं, ठीक है, अभी से फोकस करते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसका टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है, ये कब हुआ था? 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल, 2000 साल, कब हुआ था? अभी बताता हूं। हड़प्पा वाले का टाइम मैंने क्या बताया था आपको? हड़प्पा वाले का टाइम मैंने बताया था कि ये घटना हुई थी कब? 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, है ना, यही बताया था मैंने पिछली वाली क्लास में। और अगर मैं आज से काउंट करूंगा कि आज से काउंट करके बताओ तो क्या करोगे? 2350 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? 2100, 2100 जोड़ दो, 2100 जोड़ना जितना भी आएगा, और 1750 में भी 2100 जोड़ दो, 2100 जोड़ दो, जितना भी आता होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर? तो हड़प्पा का टाइम क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम, कि वैदिक सभ्यता कब स्टार्ट हुई थी, कितने साल पहले। तो ध्यान से सुनो, जो वैदिक सिविलाइजेशन का ओरिजिनल टाइम पीरियड है, यह है आपका 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। 1500 बीसी से कितना? 600 बीसी, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व ऑफिशियल टाइम पीरियड है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? 1500 बीसी से 600 बीसी, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। एक बार सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रेजेंट से बताओ, तो अगर पूछे कि आज से बताइए, तो आप एक काम करना, जो भी ईयर है उसमें 2100 जोड़ देना। 2100 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? इसमें 2100 जोड़ोगे तो 0, 0, 6 और 3, मतलब आज से 3600 साल पहले, 3600 साल पहले स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था? इसमें 2100 जोड़ देना, क्या आ जाएगा? 2700 साल पहले। आज से 3600 साल पहले शुरू हुआ था और आते 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 आज से 2700 साल पहले खत्म हो गया। ये इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड है, अगर आप आज से काउंट करोगे तो। इतना क्लियर हो गया? चलिए, दूसरी बात, ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 1500 बीसी से 600 बीसी का, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों पार्ट कौन से हैं जरा नोट कीजिएगा, दो पार्ट का नाम नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 1500 बीसी से लेकर के जो 600 बीसी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, अर्थात वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन अर्थात वैदिक सभ्यता। और इसको मुकेश कुमार चक्की वाला, बेटा यहां तो थोड़ा फोकस कर लो बेटा, थ्योरी कराएंगे, सब करा देंगे। अभी अब जो करा रहे हैं इस पर फोकस करते ना बेटा, अब थ्योरी योरी में सब बिजी रह जाओगे, ये पढ़ नहीं पाओगे। क्लास के शुरू में और क्लास के लास्ट में हमेशा बात करता हूं, ठीक है, मुझे तो ऐसे भी गप लड़ने का शौक है, ठीक है, लास्ट में शुरू में बात करेंगे, अभी यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसका टाइम, वैदिक सभ्यता का टाइम क्या है? 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर? चलो, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हो जाता है इसका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा पार्ट कहलाता है इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। कितना? 600 ईसा पूर्व। क्लियर है? दो पार्ट हो गया। पहला पार्ट कौन सा हो गया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इंग्लिश में बोलूंगा तो 1500 बीसी से 1000 बीसी, और दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? 1000 बीसी से लेकर कहां तक का आपका? 600 बीसी। क्लियर है? चलो, ये जो दो मैंने टाइम बताया है, इनका एक ऑफिशियल नाम है, ऑफिशियल नेम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जो 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम है, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक टाइम पीरियड। और जो 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम है, इसको बोलते हैं उत्तर ऋग वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर ऋग वैदिक काल, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ऋग वैदिक टाइम पीरियड। क्लियर रहेगा? 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम कहलाता है ऋग्वैदिक काल, अर्थात ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, और 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम क्या कहलाएगा? पोस्ट ऋग्वैदिक काल, अर्थात उत्तर ऋग्वैदिक काल। इतना क्लियर हो गया? डन। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। किससे? ऋग्वैदिक काल से, अर्थात ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से, अर्थात 1500 बीसी से 600 बीसी का टाइम, 1000 बीसी का। कल वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं दोबारा रिप्लाई नहीं करूंगा, इसका क्वेश्चन आज करेंगे हम 1500 बीसी से 1000 बीसी का, जिसको बोलते हैं ऋग्वैदिक टाइम पीरियड।
कल वाली क्लास में फिर हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं ये चीज दोबारा नहीं समझाऊंगा, जब भी मैं ऋग्वैदिक टाइम पीरियड बोलूंगा तो समझ जाना हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बार बार रिप्लाई नहीं करूंगा। क्लियर होगी बात? डन। चलिए तो शुरू करते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी अर्थात ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये दोनों के दोनों वैदिक सभ्यता में ही आते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आर्य सभ्यता का ज्ञान निम्न में से किसे कहा जाता है? कल परसों क्लास बंद था? हाँ बेटा, कल परसों ऐसे देखो, जनरली हम कोशिश करेंगे हम सैटरडे संडे क्लास ना बंद करें, कुछ क्लासेस लें, बट था कि मैं इंदौर आया था, मुझे स्टूडियो सेटअप करना था, तो इस कारण से कल परसों क्लास नहीं ले पाया। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा सैटरडे संडे क्लास लूंगा। चलो तो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता का ज्ञान निम्न में से किससे होता है? अब सवाल आता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इसका नाम है वैदिक सभ्यता। अब पहले वाले पार्ट को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरे वाले को बोलते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल। इंग्लिश से बोलूंगा तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। बट यहां अचानक आर्य सभ्यता कहां से लिख दिया आपने? आर्य सभ्यता कहां से लिख दी बताता हूं मैं। ये पूरा का पूरा जो वैदिक सभ्यता का टाइम है, वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम है 1500 बीसी से 600 बीसी का, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। इसको कहा जाता है कि किसने शुरू किया है? आर्यों ने शुरू किया है। किसने? आर्यों ने। आर्य आए थे पश्चिम मध्य एशिया से और उन्होंने इस सभ्यता की स्थापना की थी। इस कारण से इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को, वैदिक सिविलाइजेशन को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल आता है कि इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जो जानकारी है हमको मिलती है किससे? वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से। कितने वेद हैं टोटल जल्दी बताओ? 4 वेद हैं। कौन कौन से बाबू जल्दी बताइए? RYSA। हमारे यहां पे क्या होता है कि जब सोना बाबू बात करते हैं, अब सोना बाबू जब बात करते हैं तो यार सबको पता है कि भाई लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो कहीं सोना रिसा गया, कहीं बाबू रिसा गया। सोना कहीं और थोड़ी देर बिजी हो गई तो बाबू रिसा गया। रिसाने का मतलब होता है गुस्सा हो जाना कि अच्छा वहां बात कर रही थी, 1 बजे तुम्हारा फोन कहे बीच जा रहा था, तुम तो कही थी पापा से बात कर रहे हैं। कौन से पापा रात को 1 बजे बात करते हैं? ऐसी ढेर सारी कहानियां होती है। रिसा जाने का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। RYSA। तो रिसाए चाहे न रिसाए, बट सोना बाबू से अच्छा है कि हमको याद हो गया। आर का मतलब हो जाएगा ऋग्वेद, वाई का मतलब हो जाएगा यजुर्वेद, एस का मतलब हो जाएगा सामवेद और ए का मतलब हो जाएगा अथर्ववेद। क्लियर हो गया? चारों वेद लाइन से याद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लाइन से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, याद रहेगा। डन। ये 4 वेद हो गए, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है? डन। चलिए, जो ऋग्वेद है इसके बारे में 2-3-4 बातें इंपॉर्टेंट जो पढ़ लीजिएगा। पहला, ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे ओल्ड माना जाता है ऋग्वेद को। कहा जाता है कि जो वेद है, वेदों को किसने लिखा है? तो जो वेद है वो कैसे हैं? उन्हें इंसान ने नहीं लिखा, उन्हें ईश्वर ने लिखा है। इंसान ने नहीं लिखा है। वेद अमानवीय है, उन्हें इंसान ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कई बार याद कर लीजिएगा। ठीक है? चल अगला सवाल लीजिए भाई। अगला सवाल क्या बोलता है? सबसे प्राचीन ग्रंथ निम्न में से कौन है? जल्दी, सबसे प्राचीन ग्रंथ निम्न में से कौन है? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, बात नहीं करेंगे। वेरी गुड, मस्ती करते चलो, पढ़ाई करते चलो। वेरी अमित, दीपांशु, श्वेता, अंकित, अमित, ओनली, शक्ति सलोनी, सुधांशु, जयंता, कुलदीप, राहुल, अंकिता, विकास। बिल्कुल मस्ती करते चलो, पढ़ाई करते चलो, बात खत्म। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अभी मैंने बताया कौन सा है? वेद है। वेदों में कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। क्लियर है? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें अगर याद करने का तरीका है होरी। एक हमारे यहाँ पे जो होली होती, होली, दिवाली, तो हमारे यहाँ दिवाली जो होती है ना, ला हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो कटनी जिला है, जो बुंदेलखंड का थोड़ा मिक्स सा है, वहां पर ला को रा बोलते हैं। ला लोरी, दूध की कटोरी, है ना, तो ला को बोलते हैं रा। क्या बोलते हैं? रा। जैसे हमारे यहाँ होली होती, होली बोले होली खेले रघुवीरा, तो हमारे होली को होरी बोलेंगे, होरी। जैसे दिवाली होती है तो दिवाली कर देते हैं, ऐसा दिवाली कर देते हैं। अरे दिवाली गार्स हो गया, दिवाली हो गया, दिवाली कर देते हैं। तो होरी से हो जाएगा होरता, हो से हो जाएगा होरता और री से हो जाएगा ऋग्वेद। याद करने का तरीका है, तो जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उन्हें होरता कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होरता। ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होरता कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ना। डन। उसी तरीके से जो सामवेद होता है, ये हो गया होरता। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होरता बोलते हैं। होरी से ऋग्वेद होता है, ऐसे री से ऋग्वेद याद कर ले, कुछ भी करके याद होना चाहिए बस। क्लियर? चलिए, उसी तरीके से सामवेद जो होता है उसे पढ़ने वाले को कहा जाता है ऊषा। ऊषा फैन आता था एक जमाने में,
अगर आप गांव से रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे सिन्नी फैन आया करता था, और मैं जब चालू होता था तो मेरे को ऐसा डर लगा था कि उंगली ना घुस जाए मेरी, क्योंकि जो पंखियां होती थी स्टील की, लोहे की होती थी, और मार दी उनको खचाक से खून। तो मैं जब भी पास में चालू होता था, चालू करता था, मैं दूर सोता था कि बाई चांस सोते साथ अगर धोखा से उंगली उसके अंदर घुस गई तो काम खत्म, पैसा हजम, दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऊसा, ऊसा, ऊ मतलब उदात्त, ऊ मतलब होता है उदात्त। क्या होता है? उदात्त। तो जो सामवेद को पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? उदात्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदात्त बोलते हैं। याद रहेगा, ऊसा से, बहुत सुंदर। उसी तरीके से जो यजुर्वेद होता है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या कहा जाता है? यजुर्वेद को पढ़ने वाले का याद करने का तरीका है आयु। आयु आजकल नाम चलते हैं, जैसे आप देखोगे, जैसे मैं 1991 में पैदा हुआ हूं, तो 1991 के आसपास जो नाम चलता था, संदीप चलता था, संदीप, दीपक, राजू, रवि, ये नाम चलता था। उसके पहले जाओगे तो प्रियंका, राहुल। उसके और पहले जाओगे तो जैसे आपके पिताजी मेरे पिताजी होंगे, तो आपके पिताजी मेरे पिताजी के जनरली नाम देखोगे रामलाल, श्यामलाल, बद्री, केदार, इस टाइप का नाम होगा। थोड़ी और पहले जाओगे तो विष्णु, महेश, इस टाइप का नाम आएगा। और आजकल कैसे नाम चलते हैं? 2 अक्षर का नाम, आयु, पुकी, सुकी, पुपू, पुपू, पता नहीं क्या क्या नाम, 2-2 वर्ड का चलता है ना। और हंसी की बात नहीं है, अपने भी आपके जब बच्चे होंगे, मेरे जब बच्चे ऐसे ही नाम होगा, देखना, कुकू, सुसु, पुपू, मोटी, हागू, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स का। तो आयु आजकल एक नाम चला है बड़ा, आ से हो जाता है अर्धवयु, आ से हो जाता है अर्धवयु, और यू से हो जाता है यजुर्वेद। याद करने का तरीका है, जैसे भी करना याद कर लेना, आ से अर्धवयु और यू से हो जाएगा यजुर्वेद, कुछ भी करके याद कर लीजिएगा, टर्म रहेगा, बात क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चल, बात नहीं करो बेटा, क्वेश्चन जो मैं बात लिख रहा हूं सो लिखते चलना। हाँ, कोको, दीपांशु, कोको, पांडा, बहुत सुंदर, एक्सपीरियंस बोलता है, वेरी गुड। ये लीजिए अगला सवाल लो भैया जल्दी से। वैदिक शब्द जो होता है, इसका मतलब क्या है? वैदिक शब्द का, वैदिक शब्द का मतलब क्या है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी। वैदिक शब्द का मतलब क्या है? जल्दी, बात नहीं करेंगे। राहुल आंसर, फटाफट आंसर देते चलो, मस्ती करते चलो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अमित कुमार ने दीपांशु कुमार की ले ली है। ओनली शक्ति, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। वैदिक शब्द जो है, ये वैदिक सभ्यता जो है, ये बना है वेद से। वेद, और वेदों का मतलब क्या है? वेदों का मतलब है ज्ञान। वेदों का मतलब क्या है? ज्ञान। वेदों का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान इज राइट आंसर, क्लियर है? वेदों का मतलब है ज्ञान। मैं फिर से बोलता हूं, एक बार ट्रस्ट करके पूरी क्लासेस आप देखते चलिए, फिर देखना पूरा सिस्टमेटिक याद हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। वेदों का मतलब क्या है? ज्ञान। अच्छा, एक बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा ये बताओ, आप ये बताइए कि जो वैदिक सभ्यता है, इसकी स्थापना किसने की है? वैदिक सभ्यता की, तो जो वैदिक सभ्यता, इसकी स्थापना किसने की है? आर्यों ने की है। किसने की है? आर्यों ने की है। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछ चुका है, वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की है। इस कारण से वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक सिविलाइजेशन को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल, वैदिक सभ्यता, कोई सभ्यता है मान लो, अब सभ्यता की स्थापना मान लो किसने की है? अमित कुमार ने। अब अमित कुमार ने अगर किसी सभ्यता की स्थापना की तो हम बोलेंगे, मान लो सभ्यता का नाम है, क्या है? पोको सभ्यता। पोको सभ्यता है ना, एक सभ्यता है जिसका नाम है पोको सभ्यता, और उसकी स्थापना किसने की है? अमित कुमार ने। तो सभ्यता का नाम हो गया पोको सभ्यता, बट कई बार हम उसको अमित सभ्यता के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इसकी स्थापना अमित ने की है। एस टाइप याद करने का तरीका है, क्लियर? ये अमित ने जो ये दिल और जो आग लगाई है ना, दिल और दिल के साथ आग, वाह मेरे लोलू हनी सिंह। ले लो अगला सवाल लीजिए। आर्यों की भाषा क्या थी? बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आर्यों की भाषा क्या थी? पोको मोबाइल कंपनी। हाँ, पोको मोबाइल कंपनी है, बहुत सुंदर। आंसर दो जल्दी से, फटाफट आंसर देते चलो। आर्यों की भाषा क्या थी? वेरी गुड, कौन सी भाषा थी? वेरी गुड, कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। अच्छा, आर्यों का मतलब क्या है? एक बार एग्जाम में पूछा था, सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था माय डियर, कि आर्यों का मतलब क्या होता है? तो आर्यों का मतलब होता है उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट, उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ। लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। आर्यों का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब क्या है? आर्यों का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। समझ गए? उत्तम, उत्तम समझते हो ना, उत्तम होना, श्रेष्ठ होना, उत्कृष्ट होना, ठीक है। तो आर्यों का मतलब ये होता है। कुलीन, कुलीन भी होता है। आर्यों का मतलब होता है कुलीन, कुलीन समाज होता है, कुलीन समाज, श्रेष्ठ समाज, उत्तम समाज, इस टाइप का। डन। पाली नहीं है, पाली लैंग्वेज थी श्वेता अस्थाना, किसकी?
भगवान बुद्ध वाली बौद्ध रिलीजन की, वहां बताऊंगा अभी, अभी नहीं, यहां पर हम इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चल अगला सवाल लीजिए बेटा, ये लीजिए अगला सवाल, ऋग्वेद संहिता की रचना निम्न में से किस काल में हुई है? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, पूरा मस्ती मजाक से करते चलोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, पूरा टॉपिक फिनिश जाएगा। जल्दी जल्दी देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब शुरू में क्लास में स्टार्टिंग में कि हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर? इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। शुरू का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, कब से कब तक है? 1500 से 1000 तक का, और 1000 से 600 तक का क्या कहलाता है? उत्तर ऋग्वैदिक काल, पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। ये जो शुरू का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी का, जिसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, याद रखना माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें होता है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग्वेद संहिता है इसकी रचना कब हुई है? आपका ऋग्वैदिक काल में। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल में। कब हुई है? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी, 1000 बीसी, 1000 बीसी। क्लियर रहेगा? तो ऋग्वैदिक संहिता जो है इससे ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का जो कहानी है वो मालूम चलता है। एकमात्र स्रोत है, याद रखना, फिर से ध्यान रखना, एकमात्र स्रोत है जो ऋग्वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी के टाइम पीरियड का, इसका एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद। क्लियर है? और इसी से जानकारी मिलती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। डन रहेगा? चल अगला सवाल लीजिए बेटा। अगला सवाल क्या बोलता है? वैदिक सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, ग्रामीण थी, कैसी थी? आंसर देंगे जल्दी जल्दी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? जल्दी ये लीजिए, बात नहीं करेंगे बेटो, बहुत सुंदर, वेरी गुड, फटाफट आंसर दे चलो बेटा। शहरी थी, ग्रामीण थी, वेरी गुड, याद रखना। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। कई लोग गलती करते हैं। वैदिक सभ्यता के पहले क्या था? हड़प्पा सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी थी? नगरी थी। कैसी थी? नगरी। बट वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। कंफ्यूज मत होना, वैदिक सभ्यता ग्रामीण है और इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरी। दोनों अलग अलग है। क्लियर? चल अगला सवाल लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वप्रथम किसने आर्य शब्द का प्रयोग एक जाति के आशय से किया है? बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर देंगे। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर करते जाए। दिलीप राठौर, उस पर फोकस ना करो, यहां पर फोकस करो बेटा, पढ़ाने पे। जल्दी जल्दी इसका ईयर बताओ जल्दी से। एक बार ईयर क्वेश्चन पूछा था एसएससी के एग्जाम में, यूपी एसआई के एग्जाम में एक बार ईयर वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैक्स मूलर ने, ये जो मैक्स मूलर चाचा हैं, मैक्स मूलर चाचा ने आर्य शब्द का इस्तेमाल एक जाति विशेष के लिए किया है। क्वेश्चन पूछा था कि कब किया है, बस। तो कब कब किया है? ये किया है, आपका ईयर जरा याद कर लेना, आसान है याद करना। 1856 में हुआ था, 1857 में हुआ था क्या? 1857 क्रांति, उसके ठीक 4 साल पहले, मतलब 1853 में, 1853 में। क्लियर है? 1853 में, 1853 में इसका इस्तेमाल किया है। नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कब किया है? 1853 में। डन? चल अगला सवाल लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बेटा। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता में कितने नदियों का उल्लेख है? वैदिक सभ्यताएं जो है इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? बताइए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्रीति अग्रवाल। बेटा आ रही बच्चा, सबको सुनाई दे रहा है बेटा, आपके थोड़ा ईयरफोन सही कर लो अपना। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ओनली शक्ति सलोनी, वेरी गुड। 1853 में ही रेल शुरू हुई थी पहली बार, तो उसको कनेक्ट कर लेना। वेरी गुड। देखो जो वैदिक सभ्यता है इसमें टोटल 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी? 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी? 31 नदियों का, याद रखना। बट कई लोग 28 आंसर दे रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि 28 आप क्यों दे रहे हो, आई नो वेरी वेल। देखो क्वेश्चन 2 पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि वैदिक सभ्यताओं में कितनी नदियों का उल्लेख है, कितनी नदियों के बारे में बताया गया, तो आंसर हो जाएगा 31।
बट अगर क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद में कितनी नदियों का, ऋग्वेद में, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। और आपने ऋग्वेद पढ़ा है, आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, ऋग्वेद में 28 नदियों का उल्लेख है, 28 रिवर्स के बारे में बताया गया है। बट जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 31। नोट कर लो, ध्यान से गलती मत करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है ना। ठीक है, चलो एक और चीज याद करो जल्दी, यहां पे एक और चीज नोट करो। 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछेगा वैदिक सभ्यता में कितनी रिवर्स, आंसर 31। दूसरा पूछेगा ऋग्वेद में कितनी रिवर्स, आंसर 28। और तीसरा पूछेगा ऋग्वेद के सूक्त, सूक्त मतलब स्रोत, सूक्त स्रोत, श्लोक होते हैं ना, श्लोक जैसे श्लोक होते हैं, श्लोक आप पढ़ते होंगे। अगर पूछे ऋग्वेद के सूक्त में, जो सूक्त होते हैं, श्लोक होते हैं, उसमें कितनी रिवर्स, तो आंसर हो जाएगा 21। तीनों अलग चीजें, तीनों अलग चीजें। वैदिक सभ्यता में 31, ऋग्वेद में 28, और ऋग्वेद के सूक्त में, सूक्त श्लोक की बात करोगे तो आंसर 21। डन है बात? ये तीनों चीज नोट करना। जितनी बात मैं यहां पर लिखते चल रहा हूं उसको नोट करते चलना बाबू, यहां से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगला सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देखो साथ ठीक है, बट बी सेल्फिश, अपनी पढ़ाई के। सेल्फिश का मतलब यहां पर ये नहीं कि आप धोखा दो किसी को, नहीं। सेल्फिश का मतलब भाई मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है। सेल्फिश के कई मतलब होते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि भैया वो भैया फलाने की शादी हो रही, उसमें आना पड़ेगा, अब आप जाओ और ना जाओ, नहीं जाओगे तो लोग बोलेंगे इतना सेल्फिश नहीं आया। ठीक है भाई, पढ़ाई करना था, नहीं आया। देखो अभी सिंपल कहानी, अभी 1 साल का काम, 1 साल अच्छी पढ़ाई कर लोगे, मेहनत कर लोगे तो निकल जाएगा एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात कीजिए जल्दी से। बहुत सुंदर, वेरी गुड। सबसे जहां से 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछे महत्वपूर्ण तो आंसर हो जाएगा सिंधु, सिंधु। और अगर पवित्र की बात कर दे, पवित्र की अगर पूछे महत्वपूर्ण तो आंसर हो जाएगा सिंधु। और आपको मालूम है सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर, है ना। अगर पवित्र की बात करें तो आंसर हो जाएगा सरस्वती। आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। क्या हो जाएगा, सरस्वती। सरस्वती जो नदी है, इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, नदी तमा। क्या कहा जाता है, नदी तमा। क्या बोलते हैं, नदी तमा। ठीक है, अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंधु मतलब इंडस। और अगर पवित्र की बात करता है तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे देवी तमा भी कहा जाता है, देवी तमा। तो तीनों चीज नोट कर लेंगे। अगर सरस्वती लिखे या देवी तमा लिखे या नदी तमा लिखे, तीनों एक ही चीज है। सरस्वती, नदी तमा और देवी तमा तीनों एक ही चीज है। क्लियर रहेगा बात, डन। अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो आंसर सिंधु हो जाएगा। सर जीके खजाने स्टार्ट राघवेंद्र झा जल्दी चालू कर देंगे, थोड़ी सा इंतजार कीजिएगा। वेरी सून मैं ट्रिक और जीके खजाने स्टार्ट कर दूंगा। ट्रिक वाली क्लास तो हो सकता है 2-3-4 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा। अगला सवाल लीजिए बाबू। अगला सवाल क्या बोलता है, वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन सी है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी। सबसे पवित्र सरस्वती। ठीक है, एक और चीज नोट कर रही है। अच्छा, आपके यहां पर यह चीज होती कि नहीं होती नहीं पता मुझे, बट हमारे एक चीज क्या होती है कि जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, हमारे यहाँ कल्चर बताता हूं, कल्चर जानना जरूरी है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जानना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई एक्सपायर होता है हमारे रिलीजन में, हिंदू धर्म में, और स्पेशली हमारे ब्राह्मणों में, तो उसमें क्या करते हैं कि उस दिन अग्नि संस्कार होता है, अग्नि संस्कार। ठीक है, ये सीख लो, ये पता होना चाहिए। अग्नि संस्कार के बाद में तीसरे चौथे दिन क्या होता है, उसका खाली उठती है। खाली का मतलब होता है कि जो राख होती है वो जलाने के बाद जो राख होता है, एशेस, उसको उठाया जाता है। उठाने के बाद में 8वें या 9वें दिन, 8वें या 9वें दिन हमारे यहां उसको लेकर जाते हैं। कहां, हमारे यहां से पास पड़ता है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, और इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन होता है। और 13 डेज होता है, 13वां दिन जो होता है उस दिन ब्राह्मण भोज होता है। ये जनरली हमारे यहां पर चलता है, किस टाइप पर चलता है। शुरू के जो 10 दिन होते हैं, 10 डेज, शुरू के 10 दिन में आपके घर में कुछ भी तेल या बाकी चीज नहीं बनता है। और 13वां दिन जो होता है, 13 डेज जो होता है, उस दिन पूरे सबके बाल साफ होते हैं, क्लीनिंग होती है, घर सफाई की जाती है, इसको शुद्धताई के नाम से जाना जाता है। क्लियर। कई जगह पर क्या होता है
कि जो 13 डेज होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, और 13 डेज पे क्या करते हैं कि उनको गया जी ले जाते हैं। गया कहां ले जाते हैं? गया कहां ले जाते हैं? गया। कब ले जाते हैं? 13 डेज में। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कब? गया ले जाते हैं 13 डेज में। तो इससे हमारी एक ट्रिक निकल के आती है। वो ट्रिक कौन सी है? गया ले जाते हैं 13 डेज में, तो गा से हो जाएगा गंगा और एक से हो जाएगा एक। तो ऋग्वेद में गंगा नदी के बारे में सिर्फ एक बार जानकारी दी गई है, ओनली एक बार गंगा शब्द इस्तेमाल किया गया है। और या से हो जाएगा यमुना, या से हो जाएगा यमुना, और तीन से हो जाएगा तीन। तो यमुना के बारे में 3 बार। तब ये गया और इलाहाबाद वाली कहानी याद हो गई आपको, 13 डेज वाली। और बाकी ये भी याद कर लीजिएगा कि गा फॉर गंगा, 13 में से 1 फॉर 1, गंगा नदी का 1 बार, और या फॉर यमुना, और 3 फॉर 3, तो यमुना नदी का 3 बार। नोट कर ले, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। हाँ है ना? नोट कर लोगे कि हाँ है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल लीजिए। ऋग्वेद में गंगा नदी के बाद कितनी बार उल्लेख मिलता है? बच्चों वाला क्वेश्चन अभी बता दिया मैंने आपको। आंसर नहीं कीजिए बेटा, सिर्फ बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर। सर अभी गया में रहता हूं, क्या बात, वेरी गुड। सरस्वती, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल लीजिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी जो नदी है, रावी रिवर है, रावी नदी का ओल्ड नेम क्या है? क्वेश्चन पूछता है। बात नहीं करेंगे बेटा, बात मत करो, सिर्फ आंसर दो। बच्चों बाबू बात करो तो नुकसान होगा, समझो। सिर्फ बात करने के लिए हम शुरू में लास्ट में बात करेंगे। जितने गप लड़ाओगे, मैं बहुत गप्पी हूं, मुझे बात करना बहुत पसंद है, जितनी गप लड़ाओगे उतना कर लूंगा मैं। आप सर आपने अपना चैनल छोड़ दिया क्या? साहिल सांडिल ये अपना ही चैनल है। संदीप सर जी का जो है वो क्लास 24। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि भुवनेश सर ने शिवप्रमन ने बहुत ही शानदार चालू किया, और मैं स्टडी आईक्यू में था, तो शिवप्रमन का भी कॉल आया, भुवनेश सर भी कॉल आया कि सर आ जाओ मिलके करते हैं वापस 3-4 साल पहले जो अपन काम करते थे बेहतरीन शानदार तरीके से और करते हैं। मुझे लगा चलो चलते भाई, पुरानी टीम है, पुराने लोग हैं, मजा आएगा काम करके। ठीक है, तो वापस आ गए, खत्म बात। ठीक है, चलो। तो रावी नदी जो है, रावी नदी को क्या कहा गया भैया, जल्दी बताओ क्या कहा गया है? बहुत सुंदर, परुष्णी कहा गया है। क्या कहा गया है? परुष्णी कहा गया है। क्या कहा गया है? परुष्णी कहा गया है। डन, क्लियर है? चलिए अगला सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतुद्री नदी का वर्तमान नेम क्या है? शतुद्री, शतुद्री का वर्तमान नेम क्या है भैया? जल्दी आंसर दो, जल्दी फटाफट आंसर दो। बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर फोकस करेंगे, गप लड़ाएंगे, बात करेंगे लास्ट में अपन। शतुद्री का नाम क्या है वर्तमान का? सतलज, वेरी गुड। क्या है? शतुद्री का क्या है? सतलज। नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। शतुद्री का सतलज है, ठीक है, शतुद्री का सतलज है। एक और नाम है चिनाब। चिनाब को क्या बोलते हैं? अस्किनी। चिनाब को क्या बोलते हैं? चिनाब को बोलते हैं अस्किनी। अस्किनी, अस्किनी। आशिक बनाया आपने, हैं? अरे मोहब्बत मोहब्बत की कहानी बतला रहे भाई, आजकल रील्स देखो ना इंस्टाग्राम में, भैया मोहब्बत और पता नहीं क्या भाई हालत। सर चंबल नदी के तट से राम राम, दिलीप राठौर, राम राम भैया। आंसर शतुद्री का शतुद्री का क्या हो गया? सतलज हो गया। चिनाब का अस्किनी हो गया, और परुष्णी का रावी हो गया, ये बता दिया आपको मैंने। झेलम का लिख लो, झेलम का वितस्ता। झेलम का लिख लो, झेलम का है वितस्ता, वितस्ता। झेलम का लिख लो वितस्ता, ठीक है। और कौन सा बच्चा? गंडक लिख लो, गंडक भी लिखा है। गंडक का हो जाएगा सदा नीरा, सदा नीरा। गंडक का हो जाएगा सदा नीरा। 4-5-6 नदियां हैं, तो 4-5-6 नदी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। 4-5 बता दिया मैंने, रावी बता दिया, सतलज बता दिया, गंडक हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, 5-6 नदी हो गई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अगला सवाल है, झेलम नदी कोल्ड नेम बता दिया था, भी कोई दिक्कत नहीं बताने की, रिपीट करने की। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ध्यान से नोट करेंगे, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? एक चीज नोट करो जरा, इंपॉर्टेंट है। सर ये कौन सी नदी कहां से निकलती है? बता, वो ज्योग्राफी का एरिया बेटा, ज्योग्राफी बता देंगे बाबू। देखो ऋग्वैदिक समाज कैसा था, देखो ध्यान से सुनना। अभी शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, है ना। कब से कब तक है? 1500 से 600 BC। शुरू में एक्सप्लेन किया था, दोबारा रिपीट नहीं करना। इसमें शुरू का टाइम था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, अर्थात ऋग्वैदिक काल, और बाद वाला था कौन सा? पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, अर्थात उत्तर ऋग्वैदिक काल। बताया था ना आपको। ये जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है,
इस टाइम पे भले समाज पितृसत्तात्मक था, इस टाइम पे पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे अर्थात 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का जो टाइम है, ये समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। उसके बावजूद भी महिलाओं को बहुत सम्मान प्राप्त था। जैसे 3-4 एग्जांपल लिखो, पूछता है इस टाइम पर सती प्रथा जैसा कुछ भी नहीं था, इस टाइम पर बाल विवाह नहीं होता था। नोट कर लो, सती प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था। इसके अलावा इस टाइम पे पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा भी लिख लो, पर्दा प्रथा नहीं था। इसके अलावा जो महिलाएं होती थी अपने पति के साथ यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी, यज्ञ में बैठती थी महिलाएं। साथ ही साथ इस टाइम पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लड़कियां होती थी, जो बेटियां होती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। नोट कर लो, जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है, जो ऋग्वैदिक काल है, अर्थात 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम है, ये टाइम पे भले समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। जो पिता होता था वही घर का हेड होता था, और देन उसके नीचे की जो जनरेशन होती थी उसी के नाम से जानी जाती थी। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर किसी की शादी हो, मैं यहां बताता हूं, अगर मान लो किसी की शादी होती है, अब जैसे मैं हूं, मैं वर्तमान एग्जांपल देता हूं, मैं मेरा नाम शुक्ला है, संदीप शुक्ला है ना, और मेरी जो धर्म पत्नी है वो क्या है? तिवारी। जैसे उनकी शादी हुई तो उन्होंने क्या नाम लिखना शुरू कर दिया? उन्होंने भी शुक्ला नाम लिखना शुरू कर दिया। अब जो भी हमारे बच्चे होंगे 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 जितने भी बच्चे होंगे, रिंकू, पिंकू, टिंकू, चिंकू, कालू, पालू, सालू, लालू जितने होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? शुक्ला कहलाएंगे, और मेरे नाम से जाने जाएंगे। अभी ऐसे होता है ना, इनका जो है वो घर एक बार छूट गया तो ये यहां पे, वैसे उस टाइम पे भी था, ऋग्वैदिक टाइम पे भी लड़का लड़की की शादी हुई तो लड़की किसके नाम से जानी जाएगी? लड़के के धर्म के, लड़की के जाति के, जो भी होगा लड़का के होगा। और जो बच्चे वगैरह होंगे क्या होंगे? लड़के के नाम से। अगर मान लो शुक्ला है तो शुक्ला के बेटा, फिर बेटा बेटा बेटा, जो भी धर्म, जो भी गोत्र वगैरह होगा सब कुछ कहलाएगा। क्लियर है क्या बात? डन। इस टाइम पे मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या था? पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था। नोट कर लो तीनों चीज। और इस टाइम पे लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है? हमारे यहां हिंदू धर्म में, स्पेशली ब्राह्मणों में और बाकी कई लोगों में होता है, मैं ब्राह्मण हूं तो अपनी बात बता सकता हूं। हमारे यहां पे क्या होता है? एक उपनयन संस्कार होता है जिसमें कि लड़का पूरा टकला होगा और वो एक ओरिजिनल ब्राह्मण उसको बनाया जाता है, उसको जनेऊ पहनाते हैं। मैंने पहना है बट निकालूंगा, बनियान उतारना पड़ेगा मेरे को। अब मैं बनियान कपड़े उतार कर दिखाऊंगा तो सलमान खान टाइप की बॉडी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है? तो इस कारण से मैं सलमान खान टाइप की बॉडी आपको नहीं दिखाना चाहता, नजर लग जाएगी। 6 पैक 8 पैक जितने भी एब्स क्या बोलते हैं, जितना भी होंगे भयंकर है। तो जनेऊ होता है, व्हाइट कलर का पहनते हैं, कई लोग येलो कलर का ही पहनते हैं, जनेऊ कहलाता है, ठीक है? इसको उपनयन संस्कार के नाम जानता है, कई बार इसको व्रतबंध भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का भी व्रतबंध होता था, उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, डन। अगला सवाल लीजिए, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? बता दिया आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी, जल्दी। महिला अमाजू नहीं, चेतन वर्मा। जो अमाजू शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना बेटा, वो उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो हमेशा कभी शादी नहीं करती थी। प्रशांत स्टार्ट कर देंगे बाबू, जल्दी। समाज कैसा था भैया? सबसे परिवार, बिल्कुल अभी भी ऐसी होता है ना, अभी भी सबसे छोटा परिवार होता है, सबसे छोटा परिवार होता है ना, परिवार। फिर परिवार मिलकर क्या बनेगा? मोहल्ला, मोहल्ला मिलकर गांव, गांव मिलकर तहसील, तहसील मिलकर जिला, जिला मिलकर संभाग, संभाग मिलकर राज्य, राज्य मिलकर देश, कई देश मिलकर कॉन्टिनेंट। ऐसे होता है ना, ढेर सारे कॉन्टिनेंट मिलकर पृथ्वी, और फिर सब मिलकर बनता है क्या? रजनीकांत। मतलब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार या कुल। और जो परिवार का हेड होता था उसे क्या बोलते थे? कुलप। क्या बोलते थे? कुलप। कुलप। जैसे आप क्या होता ना, तुम किस कुल के हो, तुम किस कुल के हो, तो तुम फलाने कुल के हो, तो कुल का जो हेड मतलब घर का जो हेड होता है उसे कुलप कहा जाता है। नोट कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, कुलप। अगला सवाल लीजिएगा। अरे ये देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने भी थोड़ी देर बताया था कि कुलप कौन है? घर का हेड। घर का हेड मतलब पिता। पिता जो होता है ना, जैसे आपके घर में है, आपके घर में भास्कर कुमार झा जो है, अब आपके पिताजी जो घर के हेड कहलाएंगे, मुखिया कहलाएंगे। पहले उनके पिताजी से दादाजी से तो दादाजी कहलाते थे, अब पिताजी कहलाएंगे, पिताजी कुल के हेड होंगे, है ना? तो कुलप मतलब पिता होता है, जो कुल का हेड होता है, ठीक है, घर का हेड। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में नृप्त शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? नृप्त, बताओ जल्दी।
आजकल क्या होता है, आजकल धीरे धीरे वो फैमिली हो गई है कौन सी, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो न्यूक्लियर बम वाली फैमिली फूट गया ना। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है आपका कि नहीं हम तो मैं और मेरे हब्बी साथ में रहेंगे और मेरी बच्चे यूनू पोकू और सोकू बस। अगर धोखे से लड़के ने बोल दिया कि नहीं मम्मी पापा को भी साथ में रखेंगे, नो 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 मेरी प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी, मेरी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, मुझे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना है। लड़का बोलेगा हाँ हाँ पिताजी रहेंगे तो कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा, नहीं 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 मम्मी पापा गांव में रहेंगे तो गांव में रहेंगे, गांव में रहे सब कोई, और मैं और मेरी पीपी मेरी सोना बाबू हम शहर में रहेंगे। आजकल खूब चलता है ना, बहुत भयंकर चलता है, गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को साथ में रखो, अदरवाइज माँ बाप के साथ जो तुम करोगे फिर तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि अच्छा पापा ने दादाजी के साथ ये किया था, पापा जी भी पहले जाएंगे। इतिहास गवाह, इतिहास सिखाता है। कैसे सिखाता है देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। देखो जो आप करोगे ना आपके बच्चे वही सीखेंगे। अब बिंबिसार गद्दी पे बैठा, अब बिंबिसार गद्दी पे बैठा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था ना, अभी पढ़ाऊंगा आगे वाली क्लास में मैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अब बिंबिसार गद्दी पर बैठा तो पता नहीं कौन सा अमर कौवा खा लिया, मर नहीं रहा, और बेटा का दिमाग खराब हो गया, हमको राजा बनना है, हमको राजा, मुन्ना भैया टाइप की कहानी थी, मुन्ना भैया जैसे कि ना अखंड त्रिपाठी को पहनने का प्लान बना दिए। तो बिंबिसार जब गद्दी पे बैठा लंबे समय तक राजा रहा, तो इनका जो बेटा अजात शत्रु था उसका दिमाग खराब हुआ कि अरे पिताजी तो मर ही नहीं रहे हमारे, तो इसने क्या किया, पिताजी को पेल दिया। किसने, बिंबिसार ने पिताजी को मार दिया। और जब पिताजी को मार दिया तो अजातशत्रु का जो बेटा था कौन, उदयन, वो देख रहा था कि अच्छा गद्दी में बैठने के लिए हमारे पिताजी ने दादाजी को पेल दिया था, बहुत सुंदर। जब उदयन बड़ा हुआ तो फिर उसने क्या किया, जो पिताजी ने किया था वही बेटे जी ने कर दिया। तो फिर उदयन ने क्या किया, अजातशत्रु को भी बोला ये लीजिए आप भी ले लीजिए प्रसाद, है ना। तो जो करोगे वो जनरेशन देखती है, ये कहानी है। तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं संयुक्त फैमिली को पसंद करता हूं। जैसे हम लोग थे पहले होता था कि जैसे लड़के बच्चे पैदा हो गए, चाचा चाची घर में रहते हैं, दादा दादी हैं, बड़े पापा हैं, तो लड़के बच्चे एक बार पैदा करो तो अपने आप बड़े हो जाएंगे, ऐसे होता था ना। आजकल तो भैया कितना ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को, बच्चा करने के पहले 5 बार सोचना पड़ता है। तो नृपत शब्द जो मतलब, इसका मतलब होता था क्या था, सब कुछ मतलब संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। नृपत शब्द का मतलब ज्वाइंट फैमिली होता है, क्लियर है। आप कोशिश करना कि नृपत फैमिली बनाना, ज्वाइंट फैमिली बनाना। ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने पार्ट है, मने सर आज आपकी पहली बार क्लास ली है, मने दीप हरियाणवी, आंसर दो बाबू जल्दी से, चलो ठीक है, वेरी गुड। वीडियो लाइक नहीं किया तो बाबू लाइक कर देना यार, ऐसा मत करना भाई। क्वेश्चन क्या था, कितने मंडल, हाँ सिंपल है, सिंपल है। बहुत सुंदर, 10 मंडल, क्लियर। चलो एक और चीज यहीं पे नोट कर लो, एक और चीज यहीं पे नोट कर लो कि जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है, जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें जो लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। और इस टाइम की 2 बड़ी फेमस डिश है जिनका नाम है सोम और सुरा। सोमरस का नाम सुना है, सोमरस, है ना। मतलब वो होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है कि वो नरक स्वर्ग का कॉन्सेप्ट होगा, स्वर्ग में जाओगे तो सोमरस मिलेगा पीने के लिए। सोमरस मतलब जैसे चाय, जैसे मेरे लिए चाय सोमरस है, ठीक है, तो उसी टाइप का सोमरस मिलेगा आपको पीने के लिए। और सुंदरियां ढेर सारी नाच रही होंगी, टिक 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 चल रहा होगा, सामने डीजे बज रहा है, वहां पे हनी सिंह बैठे हैं गाना गा रहे हैं, पूरा मतलब माहौल, समझ गए। इमेजिन करो कि कैसा होगा स्वर्ग का कॉन्सेप्ट, सोमरस मिलता है, ठीक है। लेकिन नरक में जाओगे तो क्या होगा, कोड़े मारे जाएंगे आपको, मवाद पीप की नदियां बहेंगी, पता नहीं कितना खतरनाक डरावना सा ना। तो सोमरस मतलब बहुत टेस्टी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सोमरस से कुछ नहीं होता है। कई लोगों के लिए सोमरस लाइक बियर, कई लोगों के लिए शराब, कई लोगों के लिए चाय, कई लोगों के लिए दूध, कई लोगों के लिए और कुछ होगा, तो मेरे लिए चाय है। तो सोम और सुरा 2 फेमस डिश मानी जाती हैं इस पर्टिकुलर टाइम की, नोट करना, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि वैदिक सभ्यता में वहातु शब्द का मतलब क्या है, वहातु शब्द का मतलब क्या है, बात नहीं करेंगे बेटा। आंसर पूजा, जॉब सर्च नाम है आपका, दीपांशु, शक्ति, सारी क्लास देखना बाबू, मिस मत करना कोई क्लास, बता रहा हूं मैं, लापरवाही करोगे आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बिल्कुल, देखो कहानी क्या है, जैसे एक चीज होती दहेज, दहेज होता है,
दहेज लेना गलत है, नहीं लेना चाहिए, गलत बात, ठीक है। दहेज में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जितेंद्र सर मेरा एज लास्ट अक्टूबर में, बहु मैसेज कर व्हाट्सअप कर देना यार, व्हाट्सअप कर देना, मेल कर देना, इंस्टाग्राम कर देना, फेसबुक जो भी करना कर देना प्लीज वहां पर। होता जैसे दहेज का कॉन्सेप्ट क्या है, एक जो दहेज का जो ऐतिहासिक संदर्भ देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है राजा जनक। जब राजा जनक ने अपनी बिटिया की शादी की, तो मतलब मां सीता की बात कर रहा हूं मैं, मां सीता की शादी की तो राजा है, तो जब उन्होंने मां सीता को घर से भेजा तो उन्हें ढेर सारा उपहार, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा सब भेजा। क्यों भेजा? राजा दशरथ ने मांगा नहीं था कुछ भाई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मांगने की जरूरत है क्या? तो क्या ही, जो सबको देता है वो मांगेगा कि हाँ लाओ मेरे को पैसा, तो दहेज में पागल हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ईश्वर है, भगवान है भाई, साक्षात अवतार हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बेटी। अब बेटी के साथ राजा जनक ने क्या किया था? धन सोना चांदी दिया था, अपनी इच्छा से दिया था। धीरे धीरे वो ट्रेंड बन गया जो आज दहेज का रूप है। मतलब दहेज का मतलब 11 लाख, 21 लाख मिलेंगे, कार लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ढेर सारी चीज चलती, ठीक है। तो वहां तो जैसे मेरे साथ हुआ, अब मेरे साथ जब मेरी शादी हुई तो लोगों ने कहा भैया कितना दहेज मिला? एक बार सुना, 2 बार सुना, फिर लोगों ने दहेज करना शुरू किया। मैंने यार देखो सिंपल सी कहानी है, लड़की बैंक मैनेजर है, बीएम है, ब्रांच मैनेजर लड़की बैंक मैनेजर है, और बैंक मैनेजर की सैलरी इस टाइप पे मोटी मोटी 80-85 हजार के आसपास होती है। अब 80-85 से और हर महीने इंक्रीमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, तो कैलकुलेट पूरे साल की अगर 60 साल की सैलरी करोगे तो कम से कम 10-12 करोड़ रुपए के आसपास सैलरी है उसकी। तो 10-12 करोड़ रुपए दहेज मिला है मेरे को। क्या बोलो यार, ऐसे में क्या जवाब दोगे लोगों को? तो इस टाइप का जवाब दो तो थोड़ा सा लोग शांत रहते हैं। क्या करोगे? तो दहेज कितना चलता है अंदाज लगा लो इस बात से। तो बहादुर शब्द जो होता है, ये होता है कन्या के साथ में दिया जाने वाला उपहार। दिस इज नॉट दहेज बट इट कन्वर्ट्स इनटू दहेज। ये बाद में दहेज के रूप में जाना जाने लगा, जो गलत है। आप लोग शादी वादी करना मत लेना, ठीक है, मत करना यार। देखो अच्छी लड़की ढूंढ लेना। लड़कों की बात अगर कहूं तो अच्छी सी लड़की, अगर खुद पैरों में खड़े हो जाए तो अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी हो, जो घर चला सके और गांव से जुड़ी हो, जो माँ बाप को ध्यान से रख सके, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लड़की हो तो आप लड़का अच्छा हो, आप खुद भी जॉब में हो तो लड़का भी जॉब में जनरली है, और घर अच्छा हो, अच्छे लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो और सामाजिक हो। बस पैसा तो ऐसा पैसा कमाई लोगे यार, रोजी रोटी। देखो अगर आप 50,000 की नौकरी करोगे तो भी आटा की ही रोटी खाओगे, और अगर आप 50 लाख रुपए पाओगे तो भी आटा की रोटी खाओगे, सोना चांदी की तो खाओगे नहीं। सिंपल सा है, बस अंतर इतना आएगा कि जब 50,000 की नौकरी करोगे तो आप 5 लाख की कार लोगे, और अगर आप 50 लाख की नौकरी करोगे तो आप 50 लाख की कार लोगे। यही चलता है, ज्यादा अंतर है नहीं है। हाँ, वीर ठाकुर मैं लूंगा दहेज, बैठे हैं तुमको दहेज देने के लिए। राजा बेटा बैठी है सरकार, दहेज तुमको देगी 5 करोड़ रुपया दहेज, 5 करोड़ रुपया नगद मिलेगा तुमको, ठीक है वीर। चलो, अमाजू शब्द का मतलब क्या है? बच्चे ने अमाजू शब्द कहा था। अमाजू का मतलब होता है ऐसी महिला जिसने जीवन भर विवाह नहीं किया। आप देखो जनरली सोचो, ध्यान से सुनो, हमारे में बोलने का तरीका कैसा है। देखो अगर कोई लड़की किसी ने शादी नहीं की, मुझे शादी नहीं करना, तो ये नहीं बोलेंगे कि उसने शादी नहीं की, क्या बोलेंगे? उसकी शादी नहीं हुई। ऐसे बोलते हैं ना। आपके आसपास कोई अगर होगा जिसने शादी नहीं की है, भाई मुझे शादी नहीं करना, तो चलता क्या होगा? ये नहीं बोलेंगे लोग कि उसने शादी नहीं की, जनरली इस्तेमाल करेंगे उसकी शादी नहीं हुई। मतलब नहीं हुई, खूब कोशिश की उसने लेकिन हुई नहीं। ये मैं भी गांव से हूं, मुझे पता है ये सारी चीजें होती है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, होती नहीं होती। पेशस शब्द का मतलब क्या है? पेशस, आंसर देंगे जल्दी से। मजा आ गया पारी के। पेशस शब्द का मतलब क्या है? बिल्कुल, क्या होता है? आपका परिधान। मतलब लड़कियां जो होती है ना, कान के बाला, नाक की नथनी, मांग का टीका जो भी होता है, आईब्रो लगाती है। आजकल क्या क्या चलता है भाई, मतलब मैं देखता हूं आईब्रो, फिर मेकअप, फिर आईलाइनर, फिर पता नहीं क्या, लिपस्टिक भी आजकल। पहले होता था कि ऐसे लगा के ऐसे कर लिया हो गया, नहीं अब आजकल पूरा लाइन से लगता है, पूरा स्केल होता है। क्या क्या चल गया देश में बाबा, कोई दिक्कत नहीं। आजकल लड़के भी करते हैं, अच्छी बात। करो आपकी जिंदगी जो करना है करो, आग लगा दो अपनी जिंदगी को। वेरी गुड। चलो आज की अपन इतनी करते हैं, मिलते हैं अपन 3 बजे वाली क्लास में। इस वाली क्लास में हिस्ट्री चलेगी, 11 बजे हिस्ट्री चलेगा, पूरी पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा। 2 क्लास एक्स्ट्रा होगी चलेगा, बट अच्छे समझाऊंगा। और हर क्लास के बाद में चैलेंज करूंगा कि आप जाओ अपने एग्जाम का प्रीवियस से पेपर उठाओ और चेक करो कि मैंने जो पढ़ाया वो आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कल से क्लास में मत आना, और आया है तो डेली क्लास में आओ, आपका फायदा है। तो 11 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री चलेगी, 6 बजे वाली क्लास में सिस्टमैटिक तरीके से पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और 3 बजे वाली क्लास में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दुनियादारी कराऊंगा। 3 क्लास ये है। वेरी सून मैं करंट ट्रिक वाली क्लास स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं, और खजाना वाली,
और एक क्लास मेरी और स्टार्ट होगी क्वेश्चन आंसर की। दिन में मतलब 6 क्लास के आसपास है मेरी, आधे आधे घंटे की लूंगा, 35 मिनट 40 मिनट 35 मिनट इस ज्यादा क्लास में लूंगा। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा प्रांशु। 30 अक्टूबर तक एंशिएंट इंडिया रे बबलू, 30 अक्टूबर बोल रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री तो मैं करा दूंगा आपकी 30 सितंबर तक हो जाएगा, आराम से आराम से। थ्योरी भी कर देंगे। चलो अपना ध्यान रखो, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, जरा फेसबुक में शेयर कर दो यार वीडियो, सारे लोग फेसबुक में मैं ही संदीप कुमार शुक्ला के नाम से जरा टैग कर देना, इंस्टाग्राम में संदीप जीके के नाम से टैग कर देना, जरा जम के टैग कर दो, फेसबुक में शेयर कर दो, हर चीज। मिलते हैं 3 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, बाय।